मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की हमें व्याख्या करनी है या ओम का नियम सिद्ध करना है। ओम का नियम बच्चों क्या होता है बता सकते हो? ओम का नियम होता है V/I बराबर R। ये तो होता है पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंट बोलते हैं। इतनी बात पाई लोगों में, ठीक। एक तार है तुम्हारा L लंबाई का, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? स्मॉल। जैसी बैटरी जोड़ी मैंने V वोल्ट की बैटरी जोड़ी, तो V वोल्ट की बैटरी जोड़ने से क्या होगा कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, और जिस डायरेक्शन में अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में धारा का प्रभाव होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और तार के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, वो होता है E बराबर V/L, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और तार की लंबाई में भाग कर दें तो E निकल जाता है। E बराबर V/D पड़ा सूत्र, अब D के स्थान पर L ले लिया, ठीक। अच्छा, अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं तो सूत्र निकलता था I, यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। कोई जाति कर सकता है कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग संबंध क्या होता है? I बराबर NEAV, ये संबंध था। ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या था? संबंध था। दूसरी व्याख्या, अब थोड़ी बात कठिन है। हमने आपको बताया था कि धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी टक्कर होती रहती है। किससे टक्कर होती रहती है? जो आयन होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएं, एक आपका आयन मान लो जीरो, ठीक है। जैसे हमने लिखवाया कर्नल, क्या लिखवाया? कर्नल वाली बात ज़्यादा सही है। किताबों तुम्हारी आयन नहीं लिखा हुआ, तो आयन लेके हम चल रहे, ठीक। एक आयन जे है और एक आयन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है भाई साहब। इलेक्ट्रॉन चला, इससे टकराया, टकराने के बाद फिर इससे टकराया, तो दो क्रमांगत टक्कर हो गई। दो क्रमांगत टक्करों के बीच जो समय लगता है उस समय क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। उसी को हम टाउ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और दो क्रमांगत टक्करों की चली गई दूरी होती है वो होती है माद मुक्त, उसको लैम्डा बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन चला, इससे टकराया, टकराने के बाद इस समय इसका वेग क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा, शून्य हो जाएगा। टकराने के बाद वेग फिर तुरंत शून्य हो जाता है। फिर जो बैटरी लगी है, बैटरी लगाते हैं, फिर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। क्या? एक त्वरण। उसी त्वरण की वजह से फिर वो दौड़ता है, और दौड़ने के बाद फिर टकराता है। तो हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, जब यहाँ से टकराया, और इसके बाद इससे आके फिर यहाँ टकराया, और इसके टकराने से पहले अगर हम वेग को V1 मान लें, क्या मान लें, और जब यहाँ से चला था तो उसका वेग हमने क्या मान लिया? आपका V1 मान लिया। बात समझ हमारी आई? अब तो मुझे एक बात समझाओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन लगता है। इलेक्ट्रॉन आपके चल रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा, धारा कैसी जा रही है? अपोजिट जा रही है। तो F बराबर का फार्मूला क्या होता है? F बराबर M होता है। अगर यहाँ से A की बात करेंगे तो A बराबर तो क्या लेगा? A बराबर निकलेगा F बटे, तो समीकरण इसको आप दो कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक। अभी बात समझो, एक हमने सूत्र बताया था E बराबर, बताओ क्या लिखवाया था? E बराबर F बटे क्यू लिखवाया था पहले पार्ट में। अब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो F बराबर क्या हो जाए? E Q के स्थान पे क्या हो जाएगा बताओ? जब F की बात चल रही है तो Q के स्थान पे E रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? E होता है। तो E F बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो F बराबर वो क्या निकलेगा? F बराबर निकलेगा आपका E इंटू E, और J F का मान, अगर J F का मान यहाँ भर दिया इस बार, ठीक है ना, और तो E बराबर वो लोग क्या मिलेगा आपको? A बराबर मिलेगा E E, देखो F बराबर E बटे M। तो यहाँ से बच्चों की बात समझ आ रही है कि जो त्वरण लग रहा है वो कितना लग रहा है? A बराबर E बटे M से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ आए, टकराने रुक गए, अब कोई धक्का देने वाला भी चाहिए, तो तुरंत क्या इस त्वरण से वो आगे बढ़े, फिर टकराने फिर रुक गए, फिर टकराने फिर रुक गए। इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये त्वरण ना होता तो टकराते तो एक इलेक्ट्रॉन इनसे टकराया, किससे टकराया? इससे। जब इससे टकराने के बाद चलेगा तो U1 वेग से चलेगा, U1 वेग से, ठीक है। और U1 वेग से चलेगा, जब इससे टकराएगा तो इसके टकराने से पहले वेग को हमने क्या मान लिया? V1 मान लिया, ठीक। अब गति का तुमने प्रथम समीकरण पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था बताओ? V बराबर तुमने स्टडी किया था U प्लस,
थोड़ा गौर करना अच्छे से। तो इसको टकराने से पहले जो वेग है वो क्या है, v1 है, तो v1 मान लो। ठीक है, अब चल किस वेग से रहा है, u1 से, तो u1 मान लो। ठीक है, तुरंत तो आपने a निकाले लिया, a, और दो क्रमांक का टक्करों में जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है, उसको t नल के क्या लिखेंगे हम लोग, टाउ निकलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए व्यवस्था बनी है आपकी, ये बनी है v1 बराबर u1 प्लस a इंटू टाउ। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, हजारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों, मिलियंस और मिलियंस होते हैं, सबके लिए व्यवस्था यही रही। अगर हम मान लें कि n इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, n, तो n के लिए क्या बनेगा, पहले के लिए ये मान लो, दूसरे के लिए व्यवस्था क्या बनेगी, दूसरे के लिए बनेगी v2 बराबर u2 प्लस a इंटू टाउ, टाउ 1 हो गया, टाउ 2 हो गया। अब बोलो इधर क्या हो जाएगा, अगर v3 की व्यवस्था बनाएंगे तो क्या बनेगा, u3 प्लस a इंटू टाउ 3 अप टू डॉट डॉट un चाहिए, मान लिया n इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बनेगा un प्लस a इंटू टाउ। तुम्हारे मन में डाउट तुरंत जनरेट हो गया वो कि a1 a2 क्यों नहीं किया आपने, तो सुनाया, a1 a2 इसलिए नहीं किया कि जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला त्रण होगा सबसे यही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनका जो औसत अगर हम निकालें v1 v2 v3, इनका औसत निकालो तो कैसे निकलेगा बताओ, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अप टू डॉट डॉट vn। औसत का तरीका क्या होता है, जितनी संख्या हो सबको जोड़ के उस संख्याओं से भाग कर दो। इलेक्ट्रॉन कितने माने आपने, n, किससे भाग लगेगा, n से भाग लगेगा माय डियर। इन्हीं का जो औसत होता है वही आपका अनुगमन वेग होता है। बहुत कठिन डेरिवेशन है, सबसे कठिन। यहाँ तक का रास्ता समझ में आ रहा है, पहली बार में हो सकता है कम आए, एक बार और बताना पड़ेगा। ठीक है, पैसेंस बनाए रखना आपको। तो इनका जो औसत होता है वही क्या होता है, अनुगमन वेग होता है। अब सुनो, vd बराबर क्या बच्चों, vd बराबर u1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, बोलो भाई, v1 के स्थान पर रख सकते हो u1 प्लस a इंटू टाउ 1, यहाँ क्या रख सकते हो u2 प्लस a इंटू टाउ 2, यहाँ क्या रख सकते हो बोलो u3 प्लस a अप टू डॉट डॉट। समझ गए आगे आपको, ठीक है। बटी किसका भाग करोगे, n से भाग करोगे। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लिया मैंने, अरेंज करके u1 वाले इकट्ठा कर लिया हमने, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू डॉट डॉट un। अब a और टाउ वाले इकट्ठा करके a वहां से हमने कॉमन निकाला, जे वाले पद, जे वाला पद, जे वाला पद हमने एक साथ लिख लिया u वाले, और a इंटू टाउ 1, a इंटू टाउ 2, a इंटू टाउ 3, a इंटू टाउ 4 वाले इकट्ठा कर ले, उससे a कॉमन निकाल लेना। ठीक है, तो क्या मिलेगा बताओ, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू डॉट डॉट टाउ n। किस संख्या से भाग हो रहा था भाई, n से, तो n इसके भी बटे होगा पूरे के, n यहाँ भी होगा और n यहाँ भी। इतना सफर हमारा सामने आया। अब आगे देखिए, जी बताओ क्या है, u1 u2 u3 u4 अप टू डॉट डॉट n टाइम्स। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग। क्या, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो अनियमित वेग होता है उसका जो औसत निकालते हैं वो क्या निकलता है, जीरो निकलता है। क्यों जीरो निकलता है बताओ भाई, क्योंकि ये अनियमित रैंडम मोशन में गति करते हैं बैटरी लगाने से पहले। ठीक है, तो अगर बैटरी लगाते हैं तभी तो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होती है उसमें। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों का औसत मतलब अनियमित वेग का जो औसत है वो जीरो होगा। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू डॉट डॉट n बटे n, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। और देखो a को a लिख दिया मैंने। अब इसको भी बता सकते हो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ 2 अप टू डॉट डॉट n बटे किप स्मॉल n। टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 का औसत किसके बराबर होगा, टाउ के बराबर होगा। ठीक है, पूरी कॉन्सेप्ट वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाउ लिख दिया मैंने। तो vd बराबर क्या निकला बताओ, vd बराबर निकला a इंटू टाउ। इतना और नोट कर लो आप, समीकरण 3 से a का मान समीकरण 4 में रख दो भाई, रख दें। तो बोलो vd बराबर क्या निकला, vd बराबर निकलेगा आपका ई बटे m इंटू टाउ। समीकरण 5 है दोस्तों, निकलेगा। देखो आगे भर दिया है हमने, कहानी यहाँ तक समझ आ गई। अब सुनो मेरी बात, इस सूत्र को गांठ बांधो। कभी कभी मुसीबत आती है, हम ये नहीं कर पाते हैं, तो इसको याद रखो डायरेक्ट। vd बराबर क्या है, ई अपॉन m इंटू टाउ। इसमें रख रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, बस होने वाला डायरेक्ट समीकरण 1 में। 5 से vd का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। नोट करने का तरीका यहाँ से करना है, ठीक है। तो बोलो i बराबर क्या हो जाएगा आपका, वीडियो चालू कर लो तो
हाँ चालू है। आई बराबर एन ई, समीकरण 5 से बी डी का मान समीकरण 1 में रखा, तो आई बराबर एन ई ए। बोलो बी डी का मान क्या है? बी डी का मान है ई अपॉन एम इंटू टॉ। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा एन ई स्क्वायर ए ई बटे एम इंटू टॉ। क्यों भाई, कोई पर छूट तो नहीं रहा है? एन, अब यहाँ से अगर हम तुमसे कहें कि ई का मान क्या रख सकते हो बताओ, ई का मान यहाँ से क्या रख सकते हो बोलो, ई का मान बोलो माय डियर, ई का मान क्या रख सकते हो? ई बराबर रख सकते हो बी इंटू एल और बी बटे एल इंटू टॉ। आई का जो रिलेशन आया है बच्चों फाइनल, वो आया आई बराबर एन ई ए स्क्वायर ए अपॉन एम बी इंटू एल। अब हमें चाहिए आई बटे बी, तो ये हो जाएगा आई बटे बी। अच्छा कौन बटे में जाएगा बोलो? ओम का नियम क्या था? बी बटे आई बराबर है, तो बी बटे आई निकाल दो, ठीक है, आई बटे बी निकाल दो, आई बटे बी निकाल दो, सरल हो जाएगा जी, बस उधर ले आओ। तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर आई बटे एन ई स्क्वायर ए, देखो जे वैल्यू हम इसके नीचे ले आएंगे, आई बटे बी एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ अपॉन बोलो क्या निकलेगा? एम एल। अब बी बटे आई किसके बराबर हो जाएगा बोलो? बी बटे आई बराबर हो जाएगा आपका एम एल बटे बोलो एन ई स्क्वायर ए इंटू। अब दिए गए ताप और दाब पर, माय डियर को देख लेना चाहिए, दिए गए ताप और दाब पर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक? तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, उसी कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं क्या? तो बच्चों बताओ कि ये ओम सला नहीं है? बी बटे आई बराबर क्या ओम सला नहीं है?